अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद यूनुस कासमी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, हम मुख्तलिफ अपनी वीलॉग्स में भी और मुख्तलिफ पॉडकास्ट्स में भी हम मुतअद्दिद मरतबा भारत की जमहूरियत के बारे में बात करते रहते हैं और भारत भी अपना तारुफ दुनिया भर में अपनी एक बेहतरीन जमहूरियत और एक बड़ी जमहूरियत के तौर पर करवाता है। लेकिन हालिया दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जैसे एक फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट सामने आई है, एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के अंदर जो कुछ बताया जा रहा है वो भारत के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत वहाँ पर ये दावा करता है कि वहाँ पर जमहूरी इदारे जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और बड़े मजबूत इदारे हैं। भारत का ये दावा है कि वहाँ की अदलिया बहुत आज़ाद है। भारत का ये दावा है कि वहाँ पर मीडिया बहुत आज़ाद है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक ये बात सामने आती है कि भारत के जमहूरी इदारे भी मुसलसल जवाल पजीरी का शिकार हैं। वहाँ का मीडिया भी मुसलसल दबाव का सामना कर रहा है। वहाँ की अदलिया भी हुक्मरान पार्टी के मुसलसल दबाव का शिकार है। कई मुकदमात की उसके अंदर मिसालें दी गई हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हक साहब, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में तारीख़ के उस्ताद हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ के मारूफ उस्ताद हैं। आपकी बड़ी नज़र है बर्रे सगीर में होने वाले इन इश्यूज़ पर और इन तब्दीलियों पर। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट्स का मैंने हवाला भी दिया है। आप क्या समझते हैं कि भारत के जो दावे हैं जमहूरी इदारों से मुतल्लिक और उसकी अदलिया से मुतल्लिक और उसके मीडिया से मुतल्लिक, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और ये रिपोर्ट्स किस हद तक दुरुस्त हैं? बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस साहब। 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, तब इंडिया ने जो अपना चेहरा है दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। और नेहरू ने बहुत हद तक कोशिश की कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी करें, और इस हवाले से उन लोगों ने जुडिशरी, मीडिया और इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखने की बहुत कोशिश की। अ, और अगर हम देखें तो कई दहाइयों में वो कामयाब भी रहे। 1980s में जब रीजनल पावर मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट का शिकार हुए, ये वो मौका था जिसमें रीजनल पावर और एक्सटर्नल पावर, ग्लोबल पावर ने खुलकर इंडिया की सपोर्ट भी की, वो चाहे दिफाई लिहाज से हों या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों। उनकी बहुत हेल्प की ताकि वो रीजन में एक वेस्ट के पर्सपेक्टिव से एक स्टेट आ जाए जो चाइना को काउंटर कर सकें। लेकिन हुआ इस तरह नहीं। कहीं जगह पर उनको कामयाबी मिली, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई। जिस तरह आपने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जो एक स्वीडन एक इदारा है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन पे जा रही हैं। उसकी रीजंस वहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी का कंट्रोल करना, वहाँ पे मॉब लिंचिंग करना, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, और वहाँ के मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करना। अ, अच्छा, इनकी जब आप ग्लोबल सतह पर भी देखते हैं, तो सबसे पहले उसने अपनी इस डिक्लाइन की सबूत यहाँ तक दिए कि उसने अपने साथ गिरते हुए बांग्लादेश को भी गिराने की कोशिश की, पाकिस्तान पे भी अटैक करने की कोशिश की, और आजकल अफ़गानिस्तान को भी वो गिराने की कोशिश कर नेपाल के रहे साथ भी। हैं। नेपाल के साथ भी इनकी कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं। ये वो सारी वजूहात हैं जो शो करती हैं कि इंडिया, जो एक सेकुलर स्टेट था, एक डेमोक्रेटिक स्टेट था, वो एक बैकस्लाइडिंग पे जा रहा है। मैं 2015 की बात करूंगा, जिसमें अरुंधति राय ने अपने अवार्ड वापस कर दिए थे, कि क्योंकि वो समझ रही थी कि इंडिया में अब जो कुछ हो रहा है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो रहा है, वो स्पिरिट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है। बहुत सारे मुसलमान जो आजकल नहीं बोल रहे थे, लाइक जावेद अख्तर, शुरू में उसने बात की थी कि इंडिया में ये जो मॉब लिंचिंग हो रही हैं, ये गवर्नमेंट के एमा पे हो रही हैं। तो ये वो सारी बातें थी जो शो करती हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट से डिक्लाइन कर गई हैं। डेमोक्रेटिक जो इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, वो बताती हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी में 166 से अब 146 पे आ गया है। ये एक 20 नंबर की तनज़ली हुई हैं। और इसी तरह जो वर्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो भी एक बताती हैं कि 100 पॉइंट्स में इंडिया ने डेमोक्रेसी में आजकल जो लिए हैं वो 77 पॉइंट लिए हैं। अगेन ये एक तनज़ली हैं जो ये शो करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो सबसे बड़े इदारे जो हैं वो अदालती इदारे होते हैं। वहाँ की अदलिया
कम से कम इस पोजीशन में होती है कि वो डेमोक्रेटिकली जो चीज़ें गलत हो रही होती हैं वो उनको सुधारने के लिए अपना किरदार ज़रूर उसमें अदा करती रहती है। और ये जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अंदर भी ये बात आ रही है कि अदलिया भी वहाँ की महफूज़ नहीं है। अदलिया के ऊपर भी हुकूमत का मुसलसल दबाव है। लेकिन इंडियन हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट्स यूएन में भी जमा करवाई गई हैं और बाकी भी इदारों पर जहाँ हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात करते हुए नज़र आते हैं, वो अदलिया के बारे में बिल्कुल यही बात करते हैं कि अदलिया पर हुकूमत का कोई दबाव नहीं है और अदलिया बिल्कुल आज़ादी के साथ अपने इक़दामात करती है। आपकी तहकीक में क्या बात है कि असल बात हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या ये जो इंडिपेंडेंट इदारे जो रिपोर्ट्स लिख रहे हैं इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? यूनुस साहब, आपने बिल्कुल एक सही पिलर की तरफ निशानदेही की, जो जुडिशरी डेमोक्रेसी का एक अहम पिलर हैं। लेकिन ये जो दावे इंडिया कर रहा है, हकीकत उनके बिल्कुल बरक्स हैं। फर्स्ट 2014 की मैं बात करूंगा, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आया, तो उस वक्त एक कमीशन बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो किस तरह तैनात किए जाएं। तो वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बनाया गया। उसमें वो जो जजेस थे नॉमिनेट किए गए हैं, जो इंडिपेंडेंट राय रखते थे, जो अपने फैसलों की वजह से इंडिया में जाने जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उन सब जजों को डिले किया, उनको वो जो कॉलेजियम है बनने ही नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट को अगर हम उनको देखें, वो अक्सर वो फैसले करती हैं जो गवर्नमेंट के हक में होती हैं, और वो फैसले या वो मौज़ूआत पे वो एक जल्दी से कमीशन बना लेते हैं जो अपोजिशन के होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, अभी एक डिफेमेशन का केस था अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के, तो उनका फैसला भी जल्दी में आया, एक हफ्ते में वो फैसला हुआ। लेकिन जो उनका इंडियन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हैं, उस पे अभी तक उनका कोई फैसला नहीं आया। ये अपीलें अभी तक सुनी नहीं गई। बिल्कुल सुनी नहीं गई, आप ठीक कह रहे हैं। आर्टिकल 370 अभी तक वो उसी तरह पेंडिंग में है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। बल्कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से तो बहुत सारे लोग उससे मुतासर हुए हैं और बहुत सारे लोगों की अपीलें अदालतों के पास जा रही हैं। निचली अदालतें लोगों के खिलाफ फैसले कर रही हैं और ऊपर वाली अदालतें उनकी अपीलें समाअत ही नहीं कर रही। बिल्कुल इसी तरह हैं। अच्छा, जो उनके सेशन कोर्ट्स होते हैं उसमें वो जजेस शामिल किए गए हैं जो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, या अच्छा फिर जो उनकी जुडिशरी हैं, जब इलेक्शन करीब आ रहा होता है तो वो जो उनके अपोजिशन लीडर हैं वो जब कोई तकरीर कर लेते हैं तो वो उनको अनलॉफुल एक्ट के मुताबिक अनलॉफुल करार देते हैं। और जो अपोजिशन, चाहे वो रिलीजन पे बात करें, चाहे वो इंडिया के किसी भी ऐसे मौज़े पे बात करें जिससे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मुतासिर हो रही होती हैं, लेकिन अदलिया उस पर कुछ भी नहीं कहता। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो ये बताती हैं कि इंडियन जुडिशरी अब बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो डॉक्टर साहब, जब ममालिक में, जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जब कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर कभी अदलिया कंप्रोमाइज़ हो जाती है या कभी यहाँ जमहूरी इदारे किसी कमज़ोरी का शिकार होने लगते हैं, तो हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस जो हैं वो बड़े रिलेटिवली बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं और इंडिपेंडेंटली वो रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी चीज़ें सामने आती हैं जिनके अंदर ये निशानदेही हो रही होती है कि अदालतों में ये सुकम है, ये प्रॉब्लम है, जमहूरी इदारों के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इंडिया में क्या मीडिया के इदारे भी कोई ऐसा किरदार नहीं अदा कर पा रहे जिसकी वजह से ये चीज़ें ठीक हो सकती हों? अच्छा यूनुस साहब, अगर आप उनकी मीडिया को देख लें और हालिया पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में भी इंडिया के मीडिया को अगर आप देख लें तो वो खुलकर सामने आया। वो ये हैं कि जो इनके मीडिया हाउसेस हैं वो गवर्नमेंट ही चलाती हैं। उसमें दो बड़े ग्रुप हैं, एक अदानी ग्रुप है, एक अंबानी ग्रुप हैं। जो उनके सबसे बड़ा टीवी चैनल है NDTV, वो तो बिल्कुल अदानी ग्रुप ही चला रहा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मीडिया हाउसेस हैं वो किस किस्म का बयानिया बना रहा है। अच्छा, फ्रीडम के हवाले से उनका जो नंबर हैं वो भी बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। वो 130 से चला गया है 178 पर, जो 180 ममालिक में है। तो वो फ्रीडम के हवाले से तो उनका नंबर ये बता रहा है। अच्छा, फिर उनका एक एक्ट आया है UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मीडिया में कुछ इस तरह की बातें हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है या फ्रीडम के हवाले से बहुत ज़्यादा फ्रीडम एक्सीड कर लेते हैं, तब आप उनको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्ट सिर्फ ये कश्मीर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे जब कश्मीर में कोई बात कर लेता है तो वो उनको इस एक्ट के मुताबिक काउंटर करते हैं। इसमें दो बड़े अभी नाम हैं, आसिफ सुल्तान का था और फहद शाह।
ये वो लोग थे जो इंडिपेंडेंटली कश्मीर में एक ग्राउंड लेवल पर सही रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उसको इन एक्ट के मुताबिक उनको जेल में डाल दिया कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो दो बड़े ग्रुप मैंने आपको नाम लिए हैं, ये मीडिया के चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से हों, चाहे उनके कल्चर के हवाले से हों, ये सिर्फ वो बात प्रमोट करते हैं जो बीजेपी की आइडियालॉजी हैं। इसमें हिस्टोरिकली मैं एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ। शुरू में मैंने बात की कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक आइडियालॉजिकल स्टेट ही हैं। ये वही टू नेशन के तहरीक के बेस पे ही बना है जिसकी निशानदेही कायदे आज़म ने की थी कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये एक हिंदुत्व स्टेट बन जाएगा। और इसकी मिसालें हमें मीडिया के उन यूसुफ पठान ने एक ट्वीट की थी जिसमें मस्जिद का हवाला दिया था, लेकिन पूरे इंडिया में हलचल पड़ी कि आपके जो बैकग्राउंड में है वो मस्जिद नहीं है, वो एक मंदिर है, आपने ये क्यों लिखा हुआ है। तो हमेशा इस तरह जब कोई मुसलमान बात कर लेता है तो वो मीडिया उनको काउंटर कर लेता है। दैट शोज़ कि उनके जो मीडिया हाउसेस हैं वो कहाँ से चलाए जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मेरे पास सवालात की एक बड़ी फहरिस्त है और इस मौजू पर आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम किसी दूसरी नशिस्त पर ये सवालात का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे और फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो हालात हैं जमहूरी अक़दार के, अदलिया के, मीडिया के, और वहाँ पर सहाफ़ियों को जिस तरह पाबंद किया जा रहा है, लोगों की किताबों को जिस तरह बैन किया जा रहा है। इंडियन बेस्ड एक स्कॉलर हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं ख़ातून, उनकी किताब को बैन किया गया है। हाल ही में उनकी किताब कश्मीर के यही आर्टिकल 370 के हवाले से छपकर सामने आई थी। तो इंडिया के अंदर हर हर तबका जो है वो दबाव का शिकार है और उसके पीछे जो चीज़ है वो सिर्फ एक है कि वो वहाँ की मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने हिंदुत्व नज़रियात के तहत हर चीज़ को उसके कंट्रोल में लाना चाहती है और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको चलाना चाहती है। तो नाज़रीन, विज़न पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।